ओके, तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 109 पे निकालिए। आज हम वहाँ से पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। 9.6 जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे। 9.6 पे क्या है देखो, कंटैक्ट फोर्सेस। क्या है कंटैक्ट फोर्सेस, वो हमें समझना है बेटा। यहाँ से हमें पढ़ना है कंटैक्ट फोर्सेस, ठीक है। ये जो है कंटैक्ट फोर्स, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। ओके, मस्क्यूलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। अब यहाँ पे सवाल आपसे किया जा रहा है कि एक टेबल पे एक किताब पड़ा हुआ है, आप उस किताब को बिना टच किए हैं आप उसका क्या उठा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। आप क्या एक यानी बाल्टी के अंदर रखे हुए इस पानी यानी भरे हुए बाल्टी को, पानी से भरे हुए बाल्टी को क्या बिना आप पकड़े उसको उठा सकते हैं। जनरली टू अप्लाई, यहाँ पे पहुंच गए हम। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक चीज पे फोर्स अप्लाई करने के लिए, फोर्स लगाने के लिए, योर बॉडी हैज टू बी इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपके बॉडी को उस ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में आना पड़ेगा। बिना कंटैक्ट में आया आप उस पे उसके ऊपर फोर्स लगा नहीं सकते। द कंटैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। अब आप डायरेक्ट आपका बॉडी ही कंटैक्ट हो वो भी ज़रूरी नहीं है। आप उसके साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ कंटैक्ट या किसी छड़ी के साथ कर सकते हैं या किसी रस्सी के साथ कर सकते हैं। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? जब भी आप किसी चीज़ को उठाते हैं, जैसे कि आप अपने बैग को, बस्ते को उठाते हैं सुबह स्कूल आते समय, या किसी भरे हुए यानी पानी से भरे हुए बाल्टी को जब आप उठाते हैं, और उस समय उसको उठाने के लिए जो फोर्स आपके अंदर अप्लाई होता है या आप डालते हैं, वो फोर्स कहाँ से आती है। दिस फोर्स इज कॉस्ड, यहां पे पहुंच गए। दिस फोर्स इज कॉस्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। इसका मतलब बॉडी के अंदर हमारे पास जो मसल्स हैं, उन्हीं मसल्स की काम करने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर फोर्स डेवलप होते हैं, और कहीं दूसरी जगह से मौजूदा नहीं होता है। बॉडी के अंदर मसल्स हैं, वही मसल्स एक्चुअल में क्या करता है, फोर्स हमारे बॉडी के अंदर डेवलप कराता है, पैदा करता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्क्यूलर फोर्स। और वही फोर्स, वही ताकत जो हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है काम करते समय, किसकी वजह से, हमारे मसल्स की वजह से, उस फोर्स को हम कहते हैं क्या बेटा, मस्क्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं, मस्क्यूलर फोर्स। समझ में आया। मस्क्यूलर फोर्स का मतलब अब क्या हो गया, वो फोर्स जो मसल्स के वजह से डेवलप होता है, पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं, मस्क्यूलर फोर्स। इट इज द मस्क्यूलर फोर्स दैट एनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज। यहां पे पहुंच गए। तो एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी, हम चलते हैं उस समय भी हमारे बॉडी के अंदर फोर्स डेवलप होता है, किसकी वजह से, मसल्स की वजह से। हम कोई काम करते हैं या हमारे बॉडी को इधर उधर थोड़ा सा बेंड करते हैं, झुकाते हैं, उस वजह से यानी उस समय जो फोर्स पैदा होता है बॉडी के अंदर, वो भी हमारे किसकी वजह से, हमारे मसल्स की वजह से डेवलप होता है। We know that in the process of digestion the food gets pushed through the alimentary canal। हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है, मान लीजिए ये आपका माउथ है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका माउथ है, ठीक है। माउथ से आपका इस तरीके से एलिमेंट्री कनाल है ना, इस एलिमेंट्री कनाल के यानी थ्रू जो आप फूड अंदर डालते हैं, वो फूड भी नीचे कैसे पहुंचता है, ये जो आपका एलिमेंट्री कनाल है, इस एलिमेंट्री कनाल के का जो लाइनिंग होता है, वहां पे भी मसल्स होते हैं, उन मसल्स के काम करने की वजह से, ठीक है। यानी उसके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से, आपका रिगर्जिटेट कहते हैं इसको, या कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन आप कह सकते हैं, उस फोर्स की वजह से आपका खाना जो है वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट। अब क्या ये मस्कुलर फोर्स की वजह से है। यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब आप सांस अंदर लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, उस समय पे हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो लंग्स हैं, वो लंग्स भी क्या करते हैं, कंट्रैक्शन यानी खुमशा सुकड़ जाना और फूल जाना, ठीक है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। Where are these muscles located which make breathing possible? अब
ब्रीदिंग करने के लिए भी ये कंट्रैक्शंस, रिलैक्सेशन के लिए मसल जो आपके लंग्स है उनके लिए भी फोर्स चाहिए होता है। अब ये जो फोर्स के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी? अब आपकी बॉडी में मसल्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है, एक्सर्ट होता है, डेवलप होता है, क्या उसका कुछ और एग्जांपल आप लिख सकते हैं? आप लिख लेना बच्चों, आप लोग खुद ठीक से इसे। एनिमल्स ऑल्सो मेक, कहाँ पे पहुंचे हम लोग? यहाँ पे। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्क्यूलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल्स जितने भी हैं, कोई भी वो काम करते हैं, चलते होंगे, दौड़ते होंगे, ये जितने भी बाकी जितने भी काम है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई एनिमल करता है, वो भी अपना मस्क्यूलर या मसल के फोर्स की वजह से ये काम कर पाता है। एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, बुल्स जितने भी हैं, हॉर्सेस जितने भी हैं, ठीक है, घोड़े या गधे जितने भी हैं, डंकीज हैं, ठीक है, और उसी तरीके से ऊंट जो है आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस, सामान ले जाने के लिए, ठीक है, हॉर्स राइडिंग के लिए, इस तरीके के काम के लिए ये सारे एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता है। और इन सारे कामों में फोर्स की ज़रूरत होती है, जो उनके मसल से ही उनको यानी वो फोर्स पैदा होती है, ठीक है। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क्स दे यूज मस्क्यूलर फोर्स, पहले ही कहा कि मस्क्यूलर फोर्स इस्तेमाल करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो, ठीक है। Okay, since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. क्योंकि मस्कुलर फोर्स तभी आपका अप्लाई हो रहा है जब भी आप किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, या किसी रस्सी की मदद से या किसी डंडे की मदद से उसके साथ आपका कांटेक्ट है बॉडी का, तो इसलिए मस्कुलर फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट। अब इसके अलावा कुछ और भी कांटेक्ट फोर्स है या नहीं है, चलो हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्रिक्शन, एक और कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। देखो, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अपने कुछ जिंदगी में जो आपने कुछ एक्सपीरियंस किए उनके बारे में थोड़ा सा आप यानी याद करो उन एक्सपीरियंसेस को, क्या क्या है। देखो, अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोस डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। जब आप किसी फर्श पे या किसी फ्लोर पे एक बॉल को रोल करा देते हैं, कुछ समय तक वो बॉल चला जाता है या कुछ दूर तक, डिस्टेंस तक, लेकिन धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है स्पीड उसका, और एक टाइम पे वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. जब आप कोई बाइसाइकिल या साइकिल चला रहे होते हैं, वो साइकिल जितना आप पैडल लगाते हैं उतना तेज दौड़ता है, लेकिन जब आप पैडल लगाना छोड़ देते हैं या रोक देते हैं, धीरे 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 उसका स्पीड कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, और एक जगह पे वो जाके स्टॉप हो जाता है। अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोविंग इट। कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? अब जब आप कार को चला रहे होते हैं, आप जितना एक्सेलरेटर दबाएगा उतना ज़्यादा आपका कार जो है वो दौड़ने लगेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब इसी तरीके से आप किसी कश्ती को चला रहे हो, अब जितना उसका जो चप्पू है, ठीक है, रडर जिसे हम कहते हैं, जो यानी पानी को यानी धक्का मारने के लिए जो होता है, वो जो चप्पू होता है, चप्पू जितना आप चलाओगे बोट उतना चलता है, लेकिन जब आप उस यानी चप्पू को चलाना बंद कर देंगे तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होकर एक जगह स्टॉप हो जाती है। इसी तरीके से कार को जितना आप दौड़ाओगे वो दौड़ेगा, लेकिन जब आप दौड़ाना बंद करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके के कुछ और एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हैं। In all these situations, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. इन सारे सिचुएशंस में से, चाहे कार का केस हो, बाईसाइकिल का केस हो, उस बोट का केस हो, इन सारे सिचुएशंस में हमें ऐसा दिखता नहीं है कि हम उस यानी ऑब्जेक्ट पे, कार पे, बाईसाइकिल पे कोई फोर्स हम क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, या उस पर कोई फोर्स लग रही है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका स्पीड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। यानी जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, हमें उसके ऑपोजिट में कोई फोर्स लगता हुआ हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह पे जाकर वो रुक जाता है। ऐसा क्यों है? व्हाट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? जिस स्पीड से वो चल रहा होता है, लेकिन एक टाइम पे जाके वो रुक जाता है,
क्यों उनके स्पीड में चेंज आता है, यानी उनके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है, स्पीड से वो स्लो डाउन क्यों होता है। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, क्या उन पे कोई इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स इसका अप्लाई हो रहा है, या इस ऑब्जेक्ट पे कोई ऐसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या क्या ये हमें यानी समझना चाहिए। कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस, दोनों केस में, दोनों सूरत में क्या आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से आप एक चीज़ को धक्का मार रहे हैं इस डायरेक्शन में, अब अगर ये आगे जाकर थोड़ा अगर रुक रहे, इसका मतलब इसके ऑपोजिट में कोई फोर्स लग रहा है। तो इसलिए हर वक्त याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स जो आप अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उसके हर वक्त किस में होता है, ऑपोजिट में होता है, ये याद रखना है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन सारे एग्जाम्पल्स में जो फोर्स यानी स्टेट ऑफ मोशन को या उस फोर्स या उस ऑब्जेक्ट को रोकने में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, याद रखना, उस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, या फ्रिक्शन कहते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ये दिमाग में बिठा के रखना है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करते करते एक जगह पे अगर वो रुक रहा है, यानी बॉल आप जोर से फेंक रहे हैं लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद वो खुद रुक जाता है, इसका मतलब उस पर भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहे हैं रोकने के लिए, और उसको रुकने के लिए या रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई, नेचुरल जो फोर्स अप्लाई होता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है, ओके। अब पेज नंबर 110 पे निकालिए, शाबाश। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां पे पहुंच गए हम लोग, अगर आप लोगों को यहां से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेज नंबर 110 के। The force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest। इसका मतलब जो बॉल मूव कर रहा है और जिस सरफेस पे, जिस जगह पे वो मूव कर रहा है, तो याद रखना ये मूविंग बॉल को, यानी हरकत में जो बॉल है, जो बॉल मूव कर रहा है, वो बॉल अचानक से जाके कहीं पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। इसका मतलब बॉल और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, यानी ग्राउंड जो है इस बॉल पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी फोर्स जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उस फोर्स को ही हम कहते हैं फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल जाके रुक जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग इट। जब आप कश्ती चलाते हैं तो कश्ती यानी चप्पू चलाना जो ही आप बंद करते हैं, वो कश्ती जाके किसी एक जगह पे क्या हो जाता है, वो जाके रुक जाता है, और नीचे इस तरीके से पानी है, पानी पे चल रहा है, पानी और बोट के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, ओके। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। तो याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हर वक्त ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट हर वक्त उस ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट में यानी अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ये since the force of friction arises due to contact between surface it is also an example of a contact force। तो फ्रिक्शन फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये सरफेस है मान लीजिए, इस सरफेस पे इस बॉल का सरफेस जब कांटेक्ट में आ जाता है तभी तो आपका फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कांटेक्ट है, यहाँ पे भी क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट है। दैट इज व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, कांटेक्ट फोर्स। क्या कह सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 9.7 नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक कांटेक्ट फोर्स है, दूसरा अब है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्या है नॉन कांटेक्ट फोर्स, देखिए मैग्नेटिक फोर्स सबसे पहला। एक्टिविटी 9.6 टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स। हमें क्या करना है, इस तरीके से बार मैग्नेट्स दो हमें लेना है, दो बार मैग्नेट्स लेने हैं, ठीक है। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल्स और वुडन रोलर्स और शोन इन फिगर 9.10। तो आपको क्या करना है,
एक बार जो है, उस एक बार को पेंसिल्स के साथ उसको क्या करना है, अटैच करना है। क्या करना है, ठीक है, अटैच करना है, ठीक है। यानी जो बार मैग्नेट हमारे पास है उसका लंबा वाला जो साइड है एक मैग्नेट का, तो हमें अ, 3 राउंड शेप जो हमारे पास पेंसिल होते हैं उन पेंसिल्स के बीच में लगाना है। यानी इसके ऊपर एक पेंसिल लगाना है, इसके नीचे से एक पेंसिल लगाना है, ऊपर से, इस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। के ऊपर यानी पेंसिल्स के बीच में इसको फंसाना है। नाउ जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ना, देखो आप अपनी फिगर में देख सकते हैं। Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers. अब आपने जो पेंसिल्स पे रोलर यानी जो मैग्नेट लगाया उसके करीब दूसरे मैग्नेट को, मान लीजिए इसको पेंसिल्स के बीच में रखा, ठीक है। दूसरा मैग्नेट को इसके करीब लाना है। अब आपको क्या करना है, करीब लाना है। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। अब आपको इस तरीके से इसको इसके करीब लाना है कि ये एक दूसरे के साथ टच ना हो, ये इसके साथ टच ना हो, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। अब आपको देखना है क्या होता है। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। अब मैग्नेट का दूसरा साइड, ये वाला साइड, अब किसके इसके करीब लाना है, ठीक है। फिर देखना है क्या होता है, ठीक है। Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet on the other. Okay. Note what happens to the magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it. अब आपको ये देखना है कि जिस यानी क्या कहते हैं मैग्नेट को आपने उस पेंसिल के ऊपर रखा उसके साथ क्या होता है वो आपको देखना है। जब भी आप दूसरे मैग्नेट को इसके करीब लाता है तो क्या होता है वो देखना है। Does the magnet on the roller begin to move? पेंसिल पे जो आपने मैग्नेट रखा था क्या वो हरकत कर रहा है जब भी आप उस मैग्नेट को उसके करीब ले आते हैं। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? क्या वो मैग्नेट जो पेंसिल के ऊपर रखा वो इस मैग्नेट की, क्या ये मैग्नेट जो आपने पेंसिल के ऊपर रखा था क्या ये इस मैग्नेट के करीब आ रहा है या दूर भाग रहे, वो आपको देखना है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? ओके। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? ये सारी चीज़ें आपको क्या बताती है? डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट? इसका मतलब क्या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स डेवलप हो रहा है? You know that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. आपको पता है कि मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास मान लीजिए दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है, साउथ पोल है। याद रखना लाइक पोल्स का मतलब हो गया सेम जो पोल्स है, इसका भी नॉर्थ पोल इसका भी नॉर्थ पोल। जब इन दोनों पोल्स को आपस में एक दूसरे के करीब लाते हैं ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल का मतलब हो गया एक दूसरे से दूर भागता है। लेकिन अगर याद रखना अनलाइक जो पोल्स होगा, अनलाइक पोल्स का मतलब क्या हो गया, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये पोल दोनों डिफरेंट है ना। जब आप अलग पोल्स को, दो अलग बार मैग्नेट्स को साथ लाते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हर वक्त ये याद रखना, अनलाइक पोल्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ओके। अट्रैक्शन और रिपल्शन कहाँ पे पहुंचे हम लोग, आपको अगर पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ पे हम पहुंच गए, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। कोई चीज़ को अपनी तरफ खींचने या किसी चीज़ को अपने से दूर धक्के मारना यानी भगाना, ये भी एक किस्म का क्या है, पुल या पुश फोर्स है। और याद रखना हर वक्त जब भी पुल या पुश जब भी होता है, पुल और पुश, खींचना धक्के मारना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं, ये आपको पता है। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कंटैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? अब फोर्स अप्लाई कराने के लिए
क्या आपको जो मैग्नेट्स हैं या आपके पास जो मैग्नेट बार जो है उनको एक दूसरे की बिल्कुल कांटेक्ट में लाना है, एक दूसरे से कांटेक्ट कराना पड़ता है क्या? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट पे अगर फोर्स अप्लाई कराना है तो हमें कांटेक्ट कराने की जरूरत नहीं है, दूर दूर रख के भी वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगाने के लिए इन दोनों को आपस में एक दूसरे के करीब लाना नहीं पड़ता है, दूर दूर रख के भी आप इन पे फोर्स डेवलप करा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। वही फोर्स जो बिना कांटेक्ट के अगर डेवलप हो जाए उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force। इसी तरीके से जब भी फोर्स आपका अप्लाई होता है, जब भी फोर्स आपका अप्लाई होता है एक मैग्नेट की वजह से, किस पे? एक आयरन के पीस की वजह से। यानी आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक पिन रखते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट रखते हैं, थोड़ा सा कांटेक्ट में लाना नहीं पड़ता है, थोड़ा ही दूर रखो तो ये अपनी तरफ इसको खींच लेता है। तो ये जो फोर्स यहाँ पे, इस फोर्स की वजह से जो यहाँ आ रहा है, इट इज ऑल्सो ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, उसको एक दूसरे के करीब लाना नहीं पड़ता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।